सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 3 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है। और प्यारे बच्चों देखो, आपके लाइक से, आपके कमेंट से और आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है भाई। ठीक, इतना तो काम कर ही लिया करो आप लोग। चलिए समझिएगा। प्रश्न नंबर पहला है, यानी 2025 सेट नंबर 3 BX और खंड आ और प्रश्न नंबर पहला। यहाँ पे लिखा हुआ, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान कितना होगा, इसको समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे हम लिख लें पहले खंड आ और प्रश्न नंबर 1। tan थीटा बराबर है 3/4। तो प्यारे बच्चों, tan हमारा होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है? लंब 3 है और आधार 4 है। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, लाल बटे कक्का, ये सूत्र देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, ये वाला साइन होता है और ये कॉस होता है और ये टैन होता है। यहाँ पे कॉसिक होगा, ये वाला सेक होता है और ये कॉट होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टैन है तो टैन हमारा लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इसकी कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है? 4 का वर्ग और लंब 3 का वर्ग। तो 16 + 9 तो हो जाएगा 25। ठीक है। कर्ण पे घात 2, तो कर्ण बराबर 25 को लिखेंगे 5 पे घात 2, घात से घात चली जाएगी, तो कर्ण बराबर 5 निकलेगा हमारा। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया कॉस का मान, तो आपको लिख लेना कॉस थीटा बराबर। तो प्यारे बच्चों, कॉस क्या? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? आधार हमारा है 4 और कर्ण कितना है? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5 निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 2 नंबर। प्रश्न नंबर 2 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो पासा होता है ना, उस पे 1 से लेके 6 तक अंक अंकित होते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 डाल के लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले तो आप लिखिए कुल परिणाम, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या के बच्चे प्रायिकता पूछी आपसे, सम संख्या की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या बराबर एक, ये सब संख्या एक ही है और एक ही है, 2 4 6, ये हमारी सम संख्या है। तो प्रायिकता PE बराबर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सम संख्या कितनी है? 3 है और टोटल संख्या कितनी है? 6 है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 3 × 1 3 और 3 दूनी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है। प्रश्न नंबर है हमारा 3, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 में माध्यिक वर्ग ज्ञात करना हमें। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित सारणी बंटन का माध्यिक वर्ग होगा, ये बताना। टेबल देख लो आप। वर्ग अंतराल में लिखना 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बारंबारता में लिखना है 7 8 15 10 और ये 5। फिर अगला कॉलम बनेगा हमारा संचयी बारंबारता का। तो यहाँ पे लिख लेना आपको संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कॉलम कैसे बनाएंगे? पहले 7 लिख लो, 7 में 8 को जोड़ो 15, 15 में इस 15 को जोड़ो 30, 30 में 10 को जोड़ो 40 और 40 में इस 5 को जोड़ो 45। तो प्यारे बच्चों, ये वाला जो मान निकलता है n का मान निकलता है। ठीक है, n बराबर 45। तो आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पर
n/2 बराबर 45/2। तो इससे काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 22.5। ठीक है, तो 22.5। अब जो 22.5 है इससे ठीक बड़ी संख्या, तो आपको यहाँ पे हिंदी लिख लेनी है। 22.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 22.5 से 22.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो 22.5 से ठीक बड़ी कौन है? 30 है। 30 है। फिर नई लाइन से अतः माध्यक वर्ग। अब इसके सामने कौन सा माध्यक वर्ग होगा? 20 से 30। अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 है। और बेटा यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो पहले बच्चों बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 11 है और इस 11 के सामने जो वर्ग अंतराल है वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो आपको इसमें क्या देखना है? बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखनी है और सबसे बड़ी संख्या के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15 डी वाला सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्यारे बच्चों प्रायिकता है क्या, थोड़ा समझ लो। जो प्रायिकता हमारी होती है, प्रायिकता 1 के बराबर और 1 से छोटी, प्रायिकता 1 के बराबर और 1 से छोटी। इसी प्रकार प्रायिकता 0 के बराबर और 0 से बड़ी, यानी प्रायिकता जो होती है हमारी 0 और 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी होती है। तो देखो यहाँ पे जो प्रायिकता है हमारी बेटा ये 1 है, अच्छी बात है, ये भी प्रायिकता है। ये प्रायिकता 0 से बड़ी है और ये भी 0 से बड़ी है, लेकिन ये वाली प्रायिकता 0 से छोटी है। ठीक, तो ये वाला इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको नंबर 6 डाल के लिखना है। नंबर 6 है हमारा 3 cot a बराबर दे रखा है 4। तो प्यारे बच्चों 3 का भाग लगाएंगे यहाँ पर, तो cot a बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। प्यारे बच्चों cot का उल्टा tan होता है, तो cot की जगह पे यहाँ पे tan लिखेंगे हम, tan थीटा। तो tan जब इसका उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पर इसको भी उल्टा करेंगे, तो ये हो जाएगा a कर लो यहाँ पर 3/4। अरे भाई cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है। जब इसको उल्टा लिखेंगे तो ये भी पलटना पड़ेगा आपको 3/4। तो tan थीटा का मान निकला 3/4। अब जिसका मान ज्ञात करना उसको देख लीजिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर। तो प्यारे बच्चों tan की जगह पे 3/4 लगाना है आपको। यहाँ पे 3/4 और 3/4 और घात 2 है तो वर्ग करके लिख दो। 1 - 9/16। इस प्रकार 1 + 9/16। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? इसका गुणा 16 × 1 = 16 और 16 में से 9 निकाल दो, 7 बचेगा, 7/16 हो जाएगा। फिर 16 × 1 = 16, 16 × 9 = 25 हो जाएगा, 25/16। अब प्यारे बच्चों ये 16 से 16 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 7/25 बेटा, ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर है 6, नहीं ये तो प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्न नंबर 7 है, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है cos 60 का मान है, यानी cos 60 अंश का मान है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सी, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब इसके बाद है हमारा 8, 1 + cot स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर। इसको देखिएगा आप। 8 नंबर है हमारा 1 + cot स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये दोनों सूत्र हैं,
तो जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर है। जो 1 प्लस टेन स्क्वायर है उसको लिखा जाएगा सेक स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे तो जो कॉसेक होता है हमारा 1 बटा साइन स्क्वायर होता है, और जो सेक होता है हमारा 1 बटा कॉस स्क्वायर होता है। तो ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर। तो आपको यहाँ पे लिखना है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस बटा साइन आपका कॉट होता है, तो कॉट और घात 2 तो घात 2 लगा दो। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखिएगा। तो यहाँ पे देखो दो संख्याएं दे रखी हैं 35 और 63। 35 और 63 का जो लासा है 315 है और इनका मासा ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों एक संख्या ऐसी बताओ 35 भी कट जाए और 63 भी कट जाए। तो देखो 5 का भाग 35 में लगेगा, 7 63 में नहीं लगेगा। 9 का भाग 63 में लगेगा लेकिन 35 में नहीं लगेगा, और 11 का भाग कहीं नहीं लगेगा। तो इस 7 का भाग 35 में भी लग जाएगा और 63 में भी लग जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। आपको इस विकल्प में एक ऐसी संख्या देखनी है जो ये दोनों संख्याएं कट जाए। तो वो संख्या कौन सी है, 7 है। तो ये जो 7 है ना 35 में भी भाग लग जाएगा और 63 में भी लग जाएगा, तो इसका वाला बी वाला सही हो जाएगा। अब इसका लासा देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 10 है, संख्या 12, 15, 21 का लासा कितना होगा। चलिए समझिए इसको। तो 12, 15, 21 का लासा लेना में, ठीक। तो सबसे पहले 2 से काटिए आप, तो हो जाएगा 2 छंग 12, 15 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं। फिर 2 से काटो, 2 3 6 15 और ये 21। अब 3 से काटो, 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21। फिर 3 से काटो, 3 1 3, 5 में जाएगा नहीं, 7। अब आपको 5 से काटना है, 5 1 5, फिर 7 से काट देना है। ठीक, इस प्रकार। तो आपको नई लाइन से लिखना लासा बराबर 2 गुणा 2, सबको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब जब इनका लासा जब आपस में सबका गुणा करोगे तो 420 इसका आ जाएगा लासा। ठीक, इन सबका गुणा करोगे तो 420 आ जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न नंबर 11 है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो प्यारे बच्चों ये भी अपर में संख्या है और ये भी अपर में संख्या है, लेकिन जब इसका गुणा करेंगे तो एक अपर में संख्या आएगी। ठीक है, चलिए समझ लीजिए इसको कैसे करना है। नंबर 11 √2 फिर 2 माइनस √2। तो बेटा √2 का गुणा इस 2 में करेंगे, √2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। फिर इस √2 का गुणा √2 में करेंगे तो √ हट जाएगा 2, और ये बन गई हमारी अपर में संख्या। ठीक है, प्रश्न नंबर है हमारा 12, उसको देखिएगा आप। बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी कितनी ये बताना है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रश्न नंबर 12। पहले तो लिख लो बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। के बीच की दूरी बराबर, तो बीच की दूरी का सूत्र है हमारा x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान होता है हमारा x1 y1 x2 और ये y2। मान लगा दीजिए यहाँ पर x1 का मान 2 और x2 का मान 4 प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 1, इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर -2 बचेगा और माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता तो 4 हो जाएगा। ये 2 बचेगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, और इस 8 को लिखा जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2।
अब इसमें इस 2 का जोड़ा बन गया तो 2 √2 इसका आंसर आ जाएगा मात्रक। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आप डाल लेना है प्रश्न नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, एक आपको वृत्त खींचना है, ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लो Q, ठीक, और यहां से खींचना स्पर्श रेखा इस प्रकार। तो यहाँ पर हो जाएगा Q, और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श बिंदु है P, तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाना है। तो जो हमारी वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे O कर लो। वृत्त के केंद्र से Q तक की दूरी दे रखी 12 सेंटीमीटर। तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। ये आधार कर लो और ये लंब कर लो। तो आपको यहाँ पे लगाना पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे 12 का वर्ग आधार 5 का वर्ग और ये वाली भुजा PQ का वर्ग, ये 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 उधर ले आओ, तो 25 बराबर PQ का वर्ग। अब 144 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 119 बराबर PQ का वर्ग। तो प्यारे बच्चों, इधर से घात हटेगी तो इधर अंडू लग जाएगा, तो PQ बराबर √119 ठीक सेंटीमीटर, ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 उसको देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 14 है, चित्र में DE समांतर BC। तो प्यारे बच्चों, ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसमें BC की माप ज्ञात करनी, इसकी माप ज्ञात करनी है हमें। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा 14। तो पहले बना लो त्रिभुज एक, और इस त्रिभुज का नाम है AB और ये C। इसको यहां से ऐसे मिला दो, तो यहाँ पर दो D और यहाँ पर लिख दो E, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली 3 है और ये 1.5 है और ये वाली भुजा 4 है। तो आपको यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, देखो जब आपको ये वाली भुजा ज्ञात करनी है तो पहले आपको लिखना है AD बटा, फिर आपको यहां से लेके यहां तक लिखना है, इसका नाम है AB। इसी प्रकार फिर आपको ये वाली भुजा लिखनी है DE, फिर आपको ये पूरी लिखनी है BC। अब इनके मान लगा दीजिए, ED का मान कितना है 3 है बटा, और DB का मान कितना है 1.5। अरे DB यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ना, एक बार पे समझो AD, तो बेटा AD ये है, फिर ये AB, तो AB यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 3 और 1.5 तो हो जाएगा 4.5 बराबर DE का मान 4 है और BC हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसका 10 में उठाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे। अब ये 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 15 3 45, फिर 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बचेगा 1/3 बराबर 2/BC। कैसे गुणा कर दो, इसका इसमें इसका इसमें, तो यहाँ पे BC बराबर निकलेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 15 उसको देखिएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको लिख लेना है R बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360। पाई का मान आपको नहीं लगाना क्योंकि प्रश्न में पाई दे रखा है। पाई आर का मान 6 तो 36 कर दो और थीटा का मान 60 और बटा 360। तो प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर आंसर निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 इसको देखिएगा। 16 नंबर है हमारा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो प्यारे बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब दो घनों को आपस में मिलाया जाएगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो आपको लिखना एल बराबर, पहले लिख लो 10 10 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। थोड़ा समझ लीजिए आप इसको चित्र के माध्यम से। यहाँ पे प्यारे बच्चों दो घन है हमारे पास, ठीक, एक घन ये है और एक घन ये है। तो इसकी भुजा 10 ये है और 10 ये है, और ये हमारी लंबाई होती है, ठीक है, और ये चौड़ाई होती है और ये ऊंचाई होती है। अब इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया गया। जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया गया तो बेटा एक बना हमारा घनाभ। इस प्रकार ये घनाभ बन गया। तो ये 10 है और ये 10 है। जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो 10 10 20, लंबाई 20 हो गई। लंबाई कितनी होगी? 20 होगी। चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार लंबाई हमने 20 कर दी, चौड़ाई 10 कर दी और ऊंचाई 5 कर दी। तो जब दो घन आपस में मिलेंगे तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2LV/BH और ये HL। मान लगा दीजिए यहाँ पर 2, L का मान 20 गुणा 10, फिर 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 20। काम करिए यहाँ पर अब। तो बेटा ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200, तो हो जाएगा 500। सॉरी यहाँ पे 2 लिखिए, खाली 2 लिखा जाएगा, अंदर हो जाएगा 500 और 500 दूनी 1000। कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद अगली प्रश्न नंबर 16 के बाद 17 नंबर देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसको तो पहले सही लिखो, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब इसके काटे गुणनखंड 36 और 18, 18 के ऐसे गुणनखंड काटो घटाने पे 7 मिल जाए। तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6x² माइनस x 9 माइनस 2 माइनस का 3 बराबर 0। तो 6x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो ये 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन, 2x माइनस 3 बराबर 0। फिर इसके बाद 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करना, 3 को उधर भेज दो, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को उधर भेजेंगे तो 2x बराबर 3, 2 का भाग लगा दो, x बराबर 3/2। फिर नई लाइन से इसको लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1 तो x बराबर -1/3। तो नई लाइन से लिखना शून्य या मूल लिख दो 3/2 और कामा -1/3। अब बेटा यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए 4 नंबर का सवाल 1 नंबर में दिया, बताइए आप। प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 नंबर देखिएगा। नंबर 18 रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या होगी। चलिए समझिएगा इसको।
तो सबसे पहले मैं आपको समीकरण के अनुपात के बारे में थोड़ा बता दूं, जिससे कि प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्रश्न नंबर 18 है। तो प्यारे बच्चों, A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो ये रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और साथ में संगत। और यहाँ पे इनका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, अद्वितीय हल अर्थात एक हल। अब इसके बाद नंबर 2 डाल, इसको नंबर 1 कर लीजिए। नंबर 2, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2, ये कहलाती है समपाती रेखाएं, और ये होती है संगत। ठीक है, इनका केवल इनके अनंत हल होते हैं, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। अब नंबर 3 डाल के लिखिए, A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 नॉट इक्वल C1 बटा C2। तो प्यारे बच्चों, ये कहलाती है समांतर रेखाएं, और ये कहलाता असंगत, इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तैयार करिए, तब ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। अगर ये 3 पॉइंट याद तैयार नहीं है तो बोर्ड की परीक्षा में छोड़ के आओगे आप लोग, बता रहा हूं मैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण लिख लो। यहाँ पे लिखा हुआ 4 बटा 3x प्लस का 2y और बराबर 8। तो अगला समीकरण है हमारा 2x प्लस का 3y बराबर 12। अब प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या करना, खाली इनके गुणांक लेना है। इसका गुणांक ये और इसका गुणांक ये, तो आपको लिखना 4 बटा 3 और बटा 2 बराबर, फिर इसको 2 बटा 3, फिर ये बराबर 8 बटा 12। अब आपको पता, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, तो ये संख्या ऊपर जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटा 6, 2 तियां 6 बराबर 2 बटा 3 और बराबर 8 बटा 12। जो कट जाए उसे काट दो, 2 से काटो 2 1 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 4 दूनी 8 और 4 तियों 12। तो यहाँ पे 2 बटा 3 बराबर 2 बटा 3 और बराबर 2 बटा 3। तो देखो प्यारे बच्चों, तीनों समान है। तो नंबर 2 में हमने आपको बताया था A1 बटा A2 इक्वल B1 बटा B2 इक्वल C1 बटा C2। जब ये तीनों समान हो, जब ये तीनों समान हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अर्थात आपका विकल्प हमारा बी वाला सही हो जाएगा, जो अनंत हल लिखा हुआ है। अनेक हल का मतलब है अनंत हल। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 19, उसको देखिएगा। 19 नंबर है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 4 अंडर 3x और प्लस का 4 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, इसका हमें ज्ञात करना है विभक्त कर। तो पहले ABC के मान छांटिएगा आप लोग। A का मान 3 है, B का मान माइनस का 4 अंडर 3 और C का मान 4। तो सूत्र होता है विभक्त कर का हमारा D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। मान लगा दीजिए। तो B का मान माइनस 4 अंडर 3 का वर्ग माइनस 4, A का मान 3 और C का मान 4। तो यहाँ पे देखो, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। 4 चौक 16 सोतियाँ 48, माइनस 4 चौक 16 16 48, प्लस माइनस कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये वाला विकल्प कौन सा मिलेगा हमें, C वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो C पे आप टिक लगा लीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर में समांतर श्रेणी दे रखी है AP, यहाँ पे 3 कामा 3 प्लस अंडर 2, 3 प्लस 2 अंडर 2 और
3 + 3 √2, ठीक है। इसमें सार्वधातुक ज्ञात करना। जब इसका सार्वधातुक ज्ञात करेंगे तो आपको डी बराबर लिखना, पहले ये वाला पद ले लो, इसमें से घटा दो 3 + √2 और -3, तो इससे ये कट गया, तो डी बराबर निकलेगा हमारा √2। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा खंड बा चलेगा, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहले का खा है, सिद्ध कीजिए कि 6 √3 अपर में संख्या है, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है माना, यहाँ पे लिख लो हल, और पहले का तो लिखेंगे माना 6 √3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाएगा। तो 6 √3 बराबर p/q, और आपको आगे लिखना है जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। प्यारे बच्चों, सहभाज्य पूर्णांक क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ठीक, ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे समझो, मान लो 3/8, ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो ये 3 और जो 8 है सहभाज्य पूर्णांक है हमारे, यानी ये कटना नहीं चाहिए आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला 6 है ना, ये 6 जाएगा Q के पास, तो हो जाएगा √3 बराबर p/6q। तो इस प्रकार प्रश्न इसका हल हो जाता है। अब आपको इसकी हिंदी लिखनी है, उसको देख लीजिए आप लोग। आपको इससे आगे लिखना है p/6q एक परमेय संख्या है, अतः √3, यानी ये एक परमेय संख्या है, तो बच्चों ये भी एक परमेय संख्या है, ठीक है। अतः √3 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 √3 एक अपरमेय संख्या। तो इस प्रश्न की इतनी तो आपको हिंदी याद करनी पड़ेगी। अब इसके बाद इसका खंड बा का पहले का खा देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिख लो पहले का खा, इसको ध्यान समझिएगा। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, यदि बिंदु 0,1 और 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले एक खींचेंगे रेखाखंड, और जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है इनको किनारे पे रखेंगे, ठीक है। तो देखो और है ना, इन दो बिंदुओं के बीच में लिखा हुआ है, तो एक रेखाखंड खींचेंगे, और रेखाखंड खींचने के साथ साथ ये दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे और इसको बीच में रखेंगे। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक रेखाखंड, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है तो उसको रखते हैं किनारे पर। तो और शब्द है हमारा 5,-3 और x,6, और जो पहला बिंदु है हमारा Q, यहाँ पे कर लीजिए आप P और यहाँ पे कर लो R, और Q को रखना बीच में, तो इसका निर्देशांक है 0,1। x का मान ज्ञात करना है। जो बिंदु Q है P R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, P Q के बीच की दूरी बराबर Q R के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखना है P Q के बीच की दूरी बराबर Q R के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए आप, √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। अब बच्चों देखो यहाँ पे P Q, तो पहले ये वाले दो बिंदु लिए जाएंगे बराबर, फिर यहाँ पर भी लगा लो x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। और प्यारे बच्चों,
जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम, जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अंडर आपको काट देना है, ठीक, अंडर चला जाएगा हमारा। अब यहाँ पे मैंने लिखा पी क्यू, तो ये दो बिंदु इधर रखे जाएंगे, तो ये x1 है, ये x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2 है। तो मान लगा दीजिए यहाँ पर x1 की जगह पे 5 माइनस x2 की जगह पे 0, तो रखो मत, उसको रखना चाहो रख लो। y1 की जगह पे -3 और y2 की जगह पे 1, -3 और -1 का होल बराबर। अब QR, अब ये दोनों बिंदु इधर रखे जाएंगे, तो ये x1 y1 x2 y2 है। x1 का मान 0, x2 का मान 6, नहीं x2 का मान x प्लस y1 का मान 1, y2 का मान -6 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ये तो हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा -3 और -1 तो -4 का वर्ग और बराबर ये हो जाएगा x² और प्लस -5 का वर्ग। अब ये तो बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा हमारा 16 x² और ये बन जाएगा 25, तो 25 से 25 कट जाएगा। अब ये इधर से घात हटेगी तो अंडर लग जाएगा हमारा, तो x बराबर हो जाएगा √16 और इसके साथ आपको प्लस माइनस का चिन्ह भी लगाना है, तो x बराबर हो जाएगा +-4। बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। खरगोश देखिए, खरगोश ने गा गमला है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो बच्चों y अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y, तो इन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा, तो इन दोनों को किनारे पे रखेंगे। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना यहाँ पर पहले का गा, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता है ना, उनको रखते हैं किनारे पे। हम यहाँ पे कर लो A, यहाँ पे कर लो B, और y अक्ष का निर्देशांक होते हैं, y अक्ष के निर्देशांक 0, y। तो यहाँ पे जो बिंदु बचे हुए हैं 5, -6, -1, -4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुपात निकालना है, तो हम ये वाली दूरी मान लेंगे m और ये वाली दूरी मान लेंगे 1। अब हमें क्या करना देखिएगा, तो सबसे पहले लिखना बिंदु 5, -6 तथा -4 नहीं -1, -4। बच्चों ये 1 बना हुआ, ठीक है, -1, -4। और अनुपात, जो अनुपात हमने माना है m/1, ये वाला मान m1 का है और ये मान है हमारा m2 का। तो इस p के निर्देशांक निकालेंगे, तो p के निर्देशांक, तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है हमारा m2x1 m1x2 बटा m1 प्लस m2 कामा m2y1 m1y2 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ मान लगा दीजिए, तो देखो p के निर्देशांक, तो प्यारे बच्चों p के निर्देशांक है 0, y, तो 0, y। m2 का मान 1, x1 का मान 5 प्लस m1 का मान m और x2 का मान -1, m1 प्लस m2, m1 का मान m, m2 का मान 1, m प्लस 1। अब यहाँ पे मान लगाइए m2 का मान 1, y1 का मान -6 प्लस m1 का मान m और y2 का मान -4 बटा m1 प्लस m2, नहीं m
प्लस 1। और भाई m1 का मान m है और m2 का मान 1 है। तो इसको थोड़ा हल कर लीजिए। 0 का मान बाई बराबर तो हो जाएगा 5 एकन 5 और ये माइनस का m बटा m प्लस 1 कामा माइनस 6 माइनस का 4m बटा m प्लस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भुज बराबर भुज कर लो या फिर कोट बराबर कोट कर लीजिए आप लोग। तो इसमें या तो भुज बराबर भुज कर लो या कोट बराबर, नहीं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसकी भुज है और इधर ये इसकी भुज है, तो इनको आपस में बराबर करेंगे। ठीक है, भुज बराबर आपको भुज करनी है। तो 0 बराबर 5 माइनस m बटा m प्लस 1। अब प्यारे बच्चों इसके नीचे कर लो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे हम, या पहले इसका इसमें कर लो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 5 माइनस m। अब प्यारे बच्चों क्या करना, इस m को उधर ले आओ तो m बराबर 5। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 कर सकते हैं तो नई लाइन से लिखेंगे अनुपात बराबर 5:1 और यही प्रश्न का आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर पहले का घा घड़ी, इसको देखिएगा आप। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति का प्रश्न है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और ये रहा हमारा अंडर रूट बराबर है कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये रहा। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका LHS 1 माइनस कॉस, यहाँ पे थीटा लिखा, क्या लिखा बच्चों, थीटा कर लीजिए, माफी चाहता हूँ, थीटा कर लीजिए यहाँ पर, कॉस थीटा बटा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हर का परमेकरण करेंगे। ठीक है, तो जब हर का परमेकरण करेंगे आप तो पहले तो इसी को लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब हर का परमेकरण करेंगे तो देखो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर वाली संख्या देखिए एक जैसी हैं, ये दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग और हर में एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब हर में एक बार प्लस एक बार माइनस मिल जाए तो अब माइनस वाली संख्या लिखकर घात 2 लगा दो। ठीक, यहाँ पर भी घात 2 लगाओ और यहाँ पर भी घात 2 लगाओ और यहाँ पे घात 2 लगाएंगे तो इसका मान 1 ही रहेगा, तो मत लगाइए। अब इसके बाद एक सूत्र होता है हमारा 1 माइनस कॉस का थीटा बराबर होता है साइन का थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करना है हमें। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख दिया जाएगा साइन का थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिख सकते हैं हम होल वर्ग इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या होगा, इस 2 से ये अंडर हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब 1 बटा साइन कोसिक होता है और कॉस बटा साइन कॉट होता है। ठीक, तो LHS और बराबर RHS, यही प्रश्न का आंसर हो गया, यही हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखना 5 पहले का यहाँ खाली 5वां। तो यहाँ पे दे रखा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे लिख लेना है R बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपको लिख लेना है
120 अंश। तो यहाँ पे लिखना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिख लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और ये साइन थीटा, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लगा दीजिए अब आप। तो पाई का मान 22/7, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे हम 22/7 ऐसे करके। ठीक है, और आर का मान है 14 × 14, और थीटा का मान 120 और बटा 360 माइनस 1/2। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों और थोड़ा समझ लीजिए, अभी रुक जाइए। आर का मान कितना है 14 × 14 और गुणा साइन 120। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे दो मान याद रखिए आप, यहाँ पे दो मान याद रखिए। साइन 120 का मान √3/2 और साइन 150 का मान है 1/2। ठीक, इनको याद करिए आप। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब यहाँ पे 120 तियां कितना हो गया, और 7 एकन 7 और 7 दूनी 14। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे कर लो बाय दूनी 44 और गुणा 14 और बटा 3 माइनस, इससे ये काट दो, 2 7 14, तो 7 × 14 और गुणा साइन 120 का मान √3/2 इतना। ठीक है, तो 2 एकन 2, 2 7 14। तो यहाँ पे इसका गुणा कर लो, 14 चौकू 56 की 6 हासिल 5, और 14 चौकू 56 और 56 और 5 61 और बटा 3 माइनस ये हो जाएगा 49, और √3 का मान लगा दो। यहाँ पे देखो √3 का मान तो प्रश्न में दिया तो है नहीं, लेकिन जब हम मान रखेंगे तभी आपका आंसर मैच होगा इसमें। ठीक है, तो √3 का मान 1.73 लगा दीजिए आप। अब यहाँ पे इसका भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, भाग खाई बिंदी, फिर 3 पंजे 15 और दशमलव, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 माइनस। अब इसका गुणा कर लीजिए, जब इन दोनों संख्याओं गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 84.77। अब बच्चों इसमें से घटाएंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर बचेगा हमारा, घटाने पर बचेगा 120.56 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया प्रश्न का आंसर आपका। ठीक, आराम से घटा के देख लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 चम्मच देखेगा आप। प्रश्न नंबर पहले का अच्छा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लाल रंग का बादशाह है। नंबर 2 लाल तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड यानी जिसमें चित्र बने होते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा इसको। तो बच्चों जो हमारी गड्डी होती है उसमें पत्तों की संख्या 52 होती है, तो लिख लो कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 52। अब इसके बाद नंबर 1 डाल के लिखिए लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह है। तो प्यारे बच्चों ताज की गड्डी में लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो प्रायिकता PE बराबर लिख लो 2/52। ये काटिए 2 एकन 2 तो हो जाएगा हमारा 26 दूनी 52, तो 1/26। फिर इसके बाद नंबर 2 डाल के लिखना है आपको एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। ठीक है, देखो ये जोकर, ठीक यानी गुलाम होता है हमारा, 4 ये होते हैं। फिर क्वीन रानी 4 इसके होते हैं। फिर किंग यानी बादशाह है, गुलाम, रानी और ये किंग।
ये 3 पत्ते यानी इसके 4, इसके 4 और इसके 4, तो कुल 12 पत्ते हो गए तस्वीर वाले। तो लगता PE बराबर 12/52। अब इसको 4 से काट दीजिए, तो 4 तियो 12 और 4 एकम 4, 4 तियो 12, तो यहाँ पे 3/13 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 तो प्रश्न नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 2 है हमारा 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है और वृत्त पर ये दो हमारी स्पर्श रेखाएं हैं PT और QT, ये दोनों बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही हैं और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वृत्त जो स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदुओं को मिलाएंगे। तो बच्चों जब इसको हम मिलाएंगे तो हमारी ये बन जाएगी जीवा, और जीवा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, T से O को मिलाइए। तो बच्चों जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो इसमें एक बात हमें पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये हमारी प्रमेय है। तो प्यारे बच्चों ये 90 अंश का कोण है और ये 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पे लिखेंगे R। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद OP को मिलाएंगे। जब हम इसको मिलाएंगे और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले और एक बात, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये कोण बेटा 90 अंश का बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी दूरी ज्ञात करनी सबसे पहले ये। ठीक है, RO की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों ये कोण कितने का, 90 अंश का है। ये वाली दूरी 2 है और ये वाली दूरी 2.5 है, तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें। चलिए हल कैसे करते हैं देखिएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है, दिया है यहाँ पे लिखेंगे, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में PT तथा QT वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख लो OR लंब PQ, OR लंब PQ। तो प्यारे बच्चों जब ये लंब है तो ये वाली दूरी इसके बराबर हो जाएगी, कामा लगा के लिख लो PR बराबर RQ। ठीक, और बराबर 2 सेंटीमीटर कर लो ऐसे करके। अब यहाँ पे लिख लो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है TP बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो उपपत्ति। तो सबसे पहले लिखना है समकोण त्रिभुज ORP में समकोण त्रिभुज ORP में। तो प्यारे बच्चों जब ये वाला कोण 90 अंश होगा तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, तो यहाँ पे 2.5 का वर्ग। प्यारे बच्चों ये हमारा आधार है RO का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। तो 25 का वर्ग 625 और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, RO का वर्ग और ये 4 हो जाएगा। इस 4 को इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा,
6.25 माइनस का 4 RO का वर्ग। तो यहाँ पर बचेगा 2.25 बराबर RO का वर्ग, और ये हमारा 15 का वर्ग है, तो इसको लिखा जाएगा 1.5 पे घात 2 बराबर RO पे घात 2, इससे कट जाएगा, तो RO बराबर 1.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों ये वाली जो दूरी निकली है 1.5 निकली है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज लेना है हमें। अब समकोण त्रिभुज लेना है हमें TRP, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, TR इसको मानेंगे हम इसको मान लो x, ठीक है। TR को मान लिया हमने x या फिर y मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको y मान लो। फिर TP को मान लो x। तो समकोण त्रिभुज TRP में समकोण त्रिभुज TRP में, तो जब ये वाला कोण 90 अंश होगा हमारा, तो ये वाली भुजा कर्ण और ये आधार और ये लंब, तो कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारी हो जाएगी इसमें x का वर्ग बराबर आधार हो जाएगा y का वर्ग और प्लस लंब हो जाएगा 2 का वर्ग। तो x स्क्वायर बराबर मिलेगा हमें y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेंगे हम TPQ में, तो ये वाला कोण 90 अंश का है हमारा, और जब ये 90 अंश का, तो ये वाली भुजा पूरी कर्ण और ये आधार और ये लंब। तो यहाँ पे लिखना है हमें समकोण त्रिभुज TPO में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर्ण कितना है, ये वाला कर्ण है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी y प्लस 1.5 का वर्ग बराबर आधार x का वर्ग प्लस, और ये हो जाएगा 2.5 का वर्ग, इतना। तो यहाँ पर a प्लस बी का लगा देना होल वर्ग, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2.25 और प्लस 2a और ये b बराबर यहाँ पर x स्क्वायर। अब एक काम करिए ना, यहाँ पे देखो x स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा दो y स्क्वायर और प्लस 4, ऐसे करके हमने यहाँ पे x स्क्वायर है, तो प्यारे बच्चों x स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान लगा दिया y स्क्वायर प्लस 4, फिर यहाँ पे 625 और दशमलव लग जाएगा इसका यहाँ पर। अब ये y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 दशमलव 0 और ये y बराबर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जुड़ जाएगा 6 4 10 10 दशमलव 6 4 10 2 5। अब ये संख्या माइनस की, इसको उधर ले आओ, तो जब इसको उधर लाएंगे तो हो जाएगा 2.25। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर, जब इसमें से घटाएंगे तो प्यारे बच्चों 8 बचेगा हमारा, 3 का भाग लगाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, y बराबर 8/3 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो आपको लिखना है y बराबर 8/3 समीकरण 1 में रखने पर,
तो इस y की जगह पे हमें 8/3 लगा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर 8/3 का वर्ग और प्लस का 4। जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा ये x² बराबर 64/9 और प्लस का 4। इसका इसमें नीचे का नीचे, तो x² बराबर हो जाएगा 64 + 36 और बटा 9। तो x² बराबर हो जाएगा 100/9। ठीक है, तो प्यारे बच्चों x² बराबर 100 को लिखा जाएगा 10 और 9 को लिखा जाएगा 3 और फिर घात 2, घात से घात कट जाएगी। तो x बराबर 10/3 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न का हल हो गया। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरे का है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करते हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको वृत्त खींचना है। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है जहाँ पे हम प्रकार की नोक रखते हैं। यहाँ पे कर लो P और यहाँ कर लो Q। ठीक, ये हमारे वृत्त के स्पर्श बिंदु हैं और ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और बिंदु T पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, PQ को आपको मिलाना है इस प्रकार। ठीक, और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से यानी O से T को मिलाएंगे। जब आप O से T को मिलाएंगे तो बच्चों यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए आपको, एक बात यहाँ पे पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, यहाँ पे कर लो R। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 90 अंश का हो जाएगा, इधर ये 90 अंश का हो जाएगा और ये हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। फिर क्या करना है, वृत्त के केंद्र से P को मिलाएंगे। तो आपको ऐसे करके यहाँ पर मिला लेना है। तो जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण 90 अंश का मिलता है हमें। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, इस TP की लंबाई ज्ञात करनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे दिया है और प्यारे बच्चों ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है जो 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, ठीक, O केंद्र वाले वृत्त में PT और QT, PT तथा QT वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये हमारा लंब का काम करेगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है OR लंब PQ, OR लंब PQ। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ पर, जब ये लंब है तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी समान होगी। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो PR बराबर QR और बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना ज्ञात करना है बेटा, इसमें क्या ज्ञात करना है, TP बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको लिखना है समकोण त्रिभुज। पहले ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे PRO में, समकोण त्रिभुज PRO में। ठीक है, PRO में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लगानी पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है हमारी, कर्ण का वर्ग
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया है तो ये कोण हो गया 90 अंश, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हो जाएगा 2.5, और ये हो जाएगी ऊंचाई, और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2.5 का वर्ग बराबर आधार, ये कर लो RO का वर्ग, और ये लंब 2 का वर्ग। तो जब इसका वर्ग करेंगे 25 का वर्ग 625, तो यहाँ पे 625 और दशमलव से पीछे एक अंक, तो 2 अंक हो जाएंगे हमारे। तो आपको दशमलव यहाँ पे लगा लेना है, बराबर RO का वर्ग और प्लस 4, इस 4 को उधर भेजो तो 6.25 माइनस का 4 बराबर RO का वर्ग। तो प्यारे बच्चों 6 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 2.25। अब ये हमारा हो जाएगा 15 का वर्ग, यानी 1.5 का वर्ग बराबर RO का वर्ग। घात से घात कट जाएगी तो RO बराबर निकलेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसकी जो ये वाली दूरी निकली है हमारी 1.5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब इसके बाद लेंगे समकोण त्रिभुज PRT में, ठीक, ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज PRT में यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो प्यारे बच्चों जब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये आधार, और ये लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया है तो बच्चों ये कर्ण हो गई, ठीक है। तो एक काम करिए यहाँ पर, वो काम क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी मान लो x, ठीक है, या बाई करना चाहो बाई कर लो आप, चलो बाई कर लो। ये वाली दूरी हमने मान ली बाई, और ये वाली दूरी हम मानेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, माना TR बराबर बाई और TP बराबर x, ठीक। तो यहाँ पे ये कर्ण हो जाएगी, तो आपको लिखना है यहाँ पर x² बराबर y² और प्लस 2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² और प्लस का 4। और प्यारे बच्चों इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब लेंगे समकोण त्रिभुज TPO में, TPO ये वाला पूरा कोण 90 अंश का, तो ये वाली भुजा कर्ण, और ये आधार, और ये लंब। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे हम समकोण त्रिभुज TPO में। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जब ये हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे प्यारे बच्चों, ये वाला लेंगे, तो ये पूरी भुजा हो जाएगी हमारी कर्ण। तो ये कितना है, बाई प्लस 1.5, बाई प्लस 1.5 का वर्ग। फिर इसके बाद इसको कर लो आधार x², और ये लंब है हमारा 2.25, 2.5 का वर्ग। तो बच्चों मान तो लगा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करना, जो x² है ना, इस x² की जगह पे देखो, यहाँ पे गलती कर दी हमने, इस x² की जगह पे ये वाला मान लगा दो, y² प्लस 4 यहाँ पे रख दो। तो इसका वर्ग करो तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2a और ये b बराबर, इस x² की जगह पे ये वाला मान लगा दो, y² प्लस का 4 और प्लस इसका 625 और दशमलव इसका यहाँ पे लग जाएगा। अब क्या करना है आपको, y² से y² काट दो। अब इसका वर्ग करो, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2.25 और 15 दूनी 30 और दशमलव से पीछे एक अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, और ये y बराबर, अब ये जुड़ जाएगा तो जुड़ के हो जाएगा 10.25। अब प्यारे बच्चों इसको उधर भेजिए, तो 3y बराबर हो जाएगा हमारा 10.25 और माइनस ये हो जाएगा
2.25 घटाएंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 8 और 3 का भाग लगाएंगे इसमें तो y बराबर 8/3 सेंटीमीटर। ये तो निकला हमारा y का मान, लेकिन हमें इससे काम नहीं, हमारा इससे काम नहीं चलेगा। प्यारे बच्चों, हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। मैंने ये वाली दूरी ज्ञात कर ली, ठीक है, लेकिन ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो नए पेज से आपको लिखना है यहाँ पे लिख लो का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो हमारा y का मान है 8/3 कहाँ पे लगाना है, आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है x² बराबर 8/3 फिर घात 2 और प्लस का 4। फिर आपको यहाँ लिखना है x² बराबर 64/9 और प्लस का 4। तो इसके नीचे कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे, तो x² बराबर हो जाएगा 64 प्लस 36 और बटा 9। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे हमें प्राप्त होगा x² बराबर 100/9 और इसको लिखेंगे x² बराबर 100 को लिखेंगे 10 और 9 को लिखेंगे 3 और ये इसका होल वर्ग। इस घात से घात चली जाएगी तो x बराबर निकलेगा 10/3 सेंटीमीटर। अब हमने प्यारे बच्चों x किसको माना था, x माना था TP को, तो नई लाइन से लिख देना है आपको TP बराबर 10/3 सेंटीमीटर। चाहो तो इसका भाग भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर दूसरे का खा, उसको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में DE समांतर AC और DF समांतर AE है, तो सिद्ध कीजिए ये चीज, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है दिया है DE समांतर AC और DF समांतर AE सिद्ध करना है। सिद्ध करना इसमें BF बटा FE बराबर BE बटा EC, ये सिद्ध करना हमें, ठीक है। तो नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। तो सबसे पहले यहाँ पे इस त्रिभुज, पहले आप ये देखो DE समांतर AC कहाँ मिलेगा, DE समांतर AC, देखो DE समांतर AC, तो ये पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक। तो त्रिभुज का नाम है हमारा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जब ABC त्रिभुज लेंगे तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको लिखना है DE समांतर AC। तो जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लगाएंगे थिल्सफिर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो आपको लिखना है BD बटा DA, BD बटा DA बराबर, फिर लिखना है BE बटा EC। ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। और प्यारे बच्चों ये हमने थिल्सफिर में से लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद DF समांतर AE कहाँ पर है, देखो DF समांतर AE, तो अब यहाँ पे ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है। इसमें ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो यहाँ पे लिख लो DF समांतर AE और यहाँ पे लिख लो, आगे लिख लो दिया है, और यहाँ पर भी लिख लो दिया है, ठीक। तो यहाँ पर जब हमने ये वाला त्रिभुज लिया है तो शेष दो भुजाएं समान, जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो शेष दो भुजाएं समानुपात में होती हैं, ठीक है।
तो ये दोनों भुजाएं कैसे होंगी, समानुपात में होंगी। तो आपको लिखना है बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर बी एफ बटा एफ ई, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हमारा। तो आपको लिखना नई लाइन से समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो चीज़ बराबर बेटा उसे हटा दो, तो इन दोनों को हटा दो, बराबर वालों को हटा दो और ये दोनों बराबर कर दो। बी ई बटा ई सी और बराबर बी एफ बटा ई एफ ई। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 का गा गमला उसको देखिएगा, वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लीजिए भाई। किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो पहले यहाँ पे प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, उसको देख लीजिए आप लोग। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ये वाला सूत्र काम करेगा हमारा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो हल। प्रथम 9 पदों का योगफल 81 है इस प्रकार। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे देखो n है, तो n बराबर 9 है, तो n की जगह पे हमें 9 लगाना है, यहाँ पर 9 रखना है और यहाँ पे 9 रखना है। तो आपका हो जाएगा 9 बटा 2, फिर यहाँ पे 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी और बराबर 81 इस प्रकार। तो 9 बटा 2 2a प्लस यहाँ पे बचेगा 8d बराबर 81। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 9 बटा 2 और गुणा 2, जब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 4d और बराबर 81। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 1 9 और 9 ने 81, तो a प्लस 4d बराबर हो गया हमारा 9। ये बन गया समीकरण नंबर 1। फिर आगे प्रश्न कह रहा है 17 पदों का योगफल। प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो यस 17 बराबर 289। अब n की जगह पे 17 लगाना है, तो सूत्र होता है n बटा 2, तो 17 बटा 2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। 17 बटा 2 2a प्लस यहाँ पे बचेगा 16d और बराबर 289। प्यारे बच्चों इनमें से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे 17 बटा 2 और गुणा 2, तो यहाँ पर a प्लस 4d बचेगा, 4 क्यों 8 बचेगा ना, 8 दूनी 16 और बराबर हो जाएगा 289। तो 2 से 2 कट जाएगा और 17 17 289 हो जाएगा। a प्लस 8d बराबर 17, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 2 को हल करेंगे, तो जो हमारा पहला समीकरण है ना, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो आके, a प्लस 4d बराबर 9, चिन्ह बदलो हल करो, माइनस माइनस माइनस, तो ये से कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारा 4d बराबर, और यहाँ पर बचेगा 8, तो 8 एकन 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, d बराबर 2। ये वाला मान 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर, तो जो d बराबर 2 मिला है तो 1 में लगा दो, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 4 गुणा 2 बराबर 9, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो a प्लस 8 बराबर 9, 8 को उधर भेज दो, तो a बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8 और a बराबर हो जाएगा 1। तो प्यारे बच्चों यही प्रश्न के आंसर आ गए हमारा। ठीक है, तो d का मान 2 है और a बराबर 1 निकल के हमारा आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर घा घड़ी, उसको देखिएगा आप लोग।
घाघड़ी में कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न लिखिए आप दूसरे का घाघड़ी। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या होगा, ये वाला 5 इधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक बात पता होना चाहिए, इधर से घात हटेगी तो अंडर रूट लग जाएगा। तो एक्स बराबर अंडर रूट 5 और अंडर रूट के साथ प्लस माइनस का चिन्ह भी देंगे आप। तो यहाँ पे एक्स के मान हो गए हैं, यानी एक्स बराबर 5 अंडर रूट 5 कामा माइनस अंडर रूट 5। तो प्यारे बच्चों ये तो निकले हमारे मूल। ठीक है। अब इसकी करनी है जांच। चाहे मूल कह दो चाहे शून्य कह दो, एक ही बात है। अब अगली हेडिंग होगी जांच। जांच के लिए प्रश्न को दोबारा से लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों द्विघात समीकरण होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो इससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पे a बराबर निकलेगा 1 और प्यारे बच्चों इसमें x वाला पद है नहीं तो b का मान 0 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। फिर आपको लिखना है यहाँ पे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए। तो शून्यकों का योगफल प्यारे बच्चों हमारे पास शून्य की ये 2 हैं तो इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आपको लगा देना है। अंडर रूट 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 बराबर माइनस बी का मान 0 ए का मान 1 प्लस माइनस माइनस तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा हमारा। और 1 का भाग 0 में लगाएंगे 0 और इससे कट जाएगा तो 0 बराबर 0 हो गया। फिर इसके बाद शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो बच्चों इसका सूत्र होता है सी अपान ए। शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए और शून्यक हमारे कौन से ये हैं तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो अंडर रूट 5 गुणा माइनस अंडर रूट 5 इस प्रकार सी अपान ए। सी का मान है हमारा माइनस का 5 ए का मान 1 है। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए अंडर रूट 5 का गुणा अंडर रूट 5 में करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो खाली 5 और माइनस का चिन्ह तो चलेगा ही माइनस 5। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न भी हमारा हल हो गया। अब आ जाइए इसका 5वां देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। और ये हमारी टेबल दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो साक्षरता की दर दे रखी है यहाँ पे लिखेंगे हम 45 से 55 और ये 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85 और 85 से 95। अब इसके बाद जो नंबरों की संख्या दे रखी है 3, 10, 11, 8 और ये 3। फिर इसके बाद आपको अगला कॉलम बनाना है मध्यमान। मध्यमान, ठीक, मध्यमान को 1 से लिखा जाता है। तो मध्यमान कैसे बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 50 और 50 क्यों होगा भाई, हाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 100 और 100 का आधा 50। ठीक, इसमें कितने कितने का अंतर है, यहाँ पर 10-10 का अंतर है। तो आप इसमें 10-10 जोड़िए, 50 में 10 जोड़िए 60, 60 में 10 जोड़ो 70 और 70 में 10 जोड़ो 90 और 90 में 10 जोड़ो 70 में 10 जोड़ेंगे 80 और 80 में 10 जोड़ेंगे 90। इस प्रकार ये मध्यमान निकल के आ जाता है हमारा। तो अगला कॉलम बनाएंगे आप x गुणा f। तो इन दोनों गुणा करो तो ये बन जाएगा 150 और ये बन जाएगा 600 और ये बन जाएगा 11 सत्ते 77 और 1 0 8 8 64 और ये 270। ऐसे नीचे लकीर करनी है आपको।
यहाँ पे नगरों की संख्या को एफ से लिखा जाता है। इसका जोड़ दे रखा है 30, तो यहाँ पे सिग्मा एफ बराबर आपको लिख देना है, सॉरी 35 दिया हुआ है, और इसका जोड़ सिग्मा एक्स है बराबर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है 24, 30 इसका जोड़ हो जाएगा। अब आपको सूत्र लगा देना, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स है बटा सिग्मा एफ। मान लगा दीजिए, इसका मान है 2 40 30, वो 24 30 बटा इसका मान है 35, और 35 का भाग इसमें लगाएंगे तो ये चला जाएगा हमारा 6 जब इसमें लगाएंगे 35 का भाग तो 6.94 बार चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ही हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। अब आ जाइए दूसरे का चा, उसको देखिएगा। तो दूसरे के चा में क्या क्या ज्ञात, बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, इसमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। काफी बड़ा सवाल है, चलिए ध्यान समझिएगा इसको। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें बहुलक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बहुलक के लिए टेबल में थोड़ा काम करेंगे। काम क्या होगा, तो जो रोगियों की संख्या है इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिएगा आप, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 है, तो आपको लिखना 23 के सामने लिखना है F1, ठीक है। फिर इससे ऊपर लिखना है आपको F0, फिर इससे नीचे लिखना है F2, और F1 के सामने ये L का मान बन जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। तो यहाँ पे जो सूत्र है उसको देख लीजिए आप लोग, और इसके बाद यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है, तो आप चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो h बराबर 10, यहीं पे लिख लो h बराबर 10, इस प्रकार। तो जो बहुलक का सूत्र होता है हमारा, तो इधर बहुलक निकाल देंगे, इधर माध्यक निकाल देंगे इसका। तो यहाँ पे बहुलक बराबर सूत्र लिखना है आपको, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 F0 और ये F2 और इंटू H। अब जो मैंने इस टेबल में मान आपको दिखाए वो सब मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों L का मान कितना 35 है, प्लस F1 का मान 23, F2 का मान 21 बटा, अब देखो यहाँ पे F1 है, F1 का मान कितना है, F1 का मान 23 है, तो आपको यहाँ पे 23 लगाना, और 23 दूनी 46 हो जाएगा, माइनस F0 का मान 21 और माइनस F2 का मान 14, और प्यारे बच्चों H का मान कितना 10 है, तो यहाँ पे आपको 10 लगा देना है। तो नई लाइन से 35 प्लस, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 बटा 46 माइनस, और इन दोनों को जोड़ें तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 35, और कोष्टक से बाहर 10, और ये 10 दूनी 20 हो जाएगा हमारा 35, और प्लस ये 20, 10 दूनी 20। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो घटाने पर बचेगा हमारा 11, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर 35 प्लस 11 का भाग लगाओ 20 में, तो 11 एकन 11, वहां पर बच गए 9, ठीक, तो 90 हो गए, और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर प्राप्त होगा हमारा, थोड़ा और आगे बढ़ा दो, देखो 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 अट्ठे 88, इसमें 2 बच गया, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 20 हो गया, और 11 एकन 11, तो वहां पर बचेगा 8। अरे भाई भाग लगा के दिखा दें आपको, देखो 11 का भाग आपको 20 में लगाना है, तो 11 एकन 11, 9 बचा, 0 लगा दो, दशमलव, यानी यहाँ दशमलव यहाँ 0, 11 अट्ठे 88, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर 11 एकन 11, फिर 9 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 11 अट्ठे 88। तो प्यारे बच्चों ये वाली संख्या हमारी है ना 5 से बड़ी है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो जब इसका भाग लगाएंगे इतनी बार जाएगा। 35 प्लस, जब ये वाला 8 हटाएंगे, अगर ये वाली संख्या 5 से बड़ी है तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1.82। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 35 और 1 36,
तो आपका निकलेगा 36.82। यही बेटा आंसर आ गया आपका। अगर ये लास्ट वाला अंक कम या जाना हो जाए कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि यहाँ पे 82 है, 81 भी हो जाए, 83 भी हो जाए, 80 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर चल जाता है। तो इस प्रकार ये बहुलक निकल के आ गया हमारा। अब इसका निकालेंगे माध्यक, ठीक। तो माध्यक निकालने के लिए प्यारे बच्चों निकाली जाती है संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिएगा। तो आपको इस टेबल में बना लेना संचयी बारंबारता का कॉलम, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं देखिएगा। तो पहले ये 6 है तो 6 लिख लो, 6 में इस 11 को जोड़ो, 6 में इस 11 को जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा 17, और 17 में 21 को जोड़ो तो हो जाएगा ये 38, और इस 38 में 23 को जोड़ो तो हो जाएगा 61, और 61 में 14 को जोड़ो 75, और 75 में 5 को जोड़ो 80। और प्यारे बच्चों ये बन जाता है हमारा n का मान, ठीक। जो 80 लास्ट वाली संख्या संचयी बारंबारता की होती है, ये n का मान मिल जाता है। तो आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पर n/2, n/2, n का मान कितना है 80/2, तो 2 एकन 2 हो जाएगा 40, तो n/2 का मान निकलेगा 40। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज देखनी है, जो 40 है किस संख्या के समीप है ये देखना है, 40 किस संख्या के समीप है। तो प्यारे बच्चों 40 है ना हमारा, ये आप ऐसे समझिए, जो 40 है इस संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं। तो जो 40 है हमारा 40 61 से घटा सकते हैं, ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो 40 इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से नहीं घटेगा, इसमें से नहीं घटेगा, 40 यहाँ से घट जाएगा। तो जब यहाँ से घट जाएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखना आपको CF, ठीक। अभी थोड़ा साफ कर दूँ मैं जिससे कि समझने में कोई दिक्कत ना हो आपको। थोड़ा एक बार फिर सुन लीजिए आप। जो n/2 का मान निकला 40, तो आपको ये देखना है संचयी बारंबारता में ये 40 किस संख्या से घटा सकते हैं। तो 6 से नहीं घटेगा, ऊपर से देखना 6 से नहीं घटेगा, 17 से नहीं घटेगा, 38 से नहीं घटेगा, 61 से घट जाएगा। तो इस 61 के सामने आपको लिखना F, ठीक है। 61 के सामने जो रोगियों की संख्या यहाँ पे F लिखेंगे, फिर इससे ऊपर CF लिखेंगे, और इसके सामने ये L का मान हो जाएगा हमारा, ठीक है, और H का मान 10 ही है। तो यहाँ पे लगाएंगे माध्यक का सूत्र। तो नई लाइन से लिखना माध्यक बराबर, तो बच्चों जो माध्यक का सूत्र होता है हमारा L + n/2 - CF और बटा F, ये हमारा माध्यक का सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, L का मान 35, n/2 का मान 40, और CF का मान है 38, और बटा F का मान कितना है 23, और यहाँ पर H लिखना भूल गए, ठीक, H लिख लीजिए। H का मान कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा लीजिए। तो हल करिए इसको थोड़ा, ये तो हो जाएगा 35 प्लस 40 में से 38 घटाएंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पर 2, गलत कर दिया हमने, 2 ही बचेगा, 2/23, और ये 10, इसमें इसका गुणा कर दो तो 35 प्लस 20/23। अब प्यारे बच्चों इसका से भाग लगाएंगे, 23 का भाग 20 में लगाएंगे तो 35 प्लस, जब इसका से भाग लगाएंगे तो जाएगा ये 23 का भाग 20 में लगाना है तो 0.86, ठीक है, इतनी बार चला जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के आ जाएगा 35.86, ठीक है, यही माध्यक निकल के आ गया। अगर यहाँ वाली संख्या ऊपर नीचे हो जाए, 87 हो जाए, 86 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 या 2 अंक ऊपर नीचे हो सकता है हमारा। चलिए, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ।
प्रश्न नंबर 3 है हमारा, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या है ये भी बताना है। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले माना इकाई का अंक बराबर 22, दहाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभीष्ट संख्या या संख्या बराबर, तो संख्या बराबर 10x + 22, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे इसकी शर्त नंबर फर्स्ट है या प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, तो प्यारे बच्चों दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब इसके अंक पलटो, तो यानी x और y के स्थान बदल दो। ठीक है, तो 10y + x और इन दोनों का जोड़ कितना है 88, तो बराबर 88 लिख लो। तो ये हो जाएगा हमारा 11x और ये हो जाएगा 11y बराबर 88। यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो x + y बराबर 88, 11 × 8 88, x + y बराबर 8 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर पहला। अब आपको इसकी शर्त नंबर 2 है, क्या कह रहा है देखिएगा प्रश्न, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो आपको लिख देना है x - y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो x + 8 यार x + y बराबर 8 और x - y बराबर 4, तो फिर बच्चों से कट जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x बराबर 12, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 12, तो x बराबर निकलेगा 6। अब ये वाला मान उठा के 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर जो x बराबर 6 है तो यहाँ पर रख दो 6 इस x की जगह पे, तो 6 + y बराबर 8 और y बराबर 8 - 6, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 2। अब आपको लिखना है संख्या बराबर। ठीक है, तो नई लाइन से संख्या बराबर हमारी है 10x + y। तो प्यारे बच्चों जो हमने अभी क्या नाम है, जो हमने x y के मान निकाले ना वो यहाँ पे लगा दीजिए आप, 10 × 6 और y का मान 2, तो ये 60 2 62 हो जाएगा हमारा, 10 × 60 2 62। अब आपको नई लाइन से लिखना है संख्या बराबर 62 और इसको पलट के लिख देना है। ठीक है, और ये 26 इस प्रकार, तो 62 और 25, 62 और 26 का आंसर आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर इसका अथवा देखिएगा आप, तीसरे का अथवा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले लिखना है माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर और जो लंबाई है हमारी 2 गुने से, जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। ठीक, इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 810, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 810, तो लंबाई हमारी 2x + 9 और चौड़ाई x है बराबर 810, गुणा कर दीजिए इसका, तो बन जाएगा 2x² प्लस का 9x, इसको अंदर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 810 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों 810 का गुणा करेंगे इसमें
तो ये हो जाएगा हमारा 1620। तो इस 1620 के ऐसे गुणनखंड करो, 1620 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 9 मिले। तो आपको लिखना 45 गुणा 36। 45 गुणा 36 करेंगे तो 1620 मिलेगा, और 45 में तो 36 घटाएंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो 2x² प्लस का x 45 माइनस 36 माइनस का 81 जीरो बराबर 0। तो 2x² प्लस का 45x माइनस का 36x और माइनस का 81 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 45 और माइनस यहाँ से 18 कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ से 18 कॉमन लेंगे तो 18 दूनी 36, और ये प्लस जब इसमें 18 का भाग लगाए तो 45 बाद चला जाएगा हमारा। तो ये 2x प्लस का 45 और x माइनस 18 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, 2x प्लस 45 बराबर 0। तो 2x बराबर 45 माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 45 बटा 2। आपको पता है माइनस वाला उत्तर अमान्य होता है। ठीक, अब यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0, फिर आपको लिखना x बराबर 18, ये वाला मान्य है। ठीक है, अब आपको लिखना है आयत की चौड़ाई बराबर। तो प्यारे बच्चों चौड़ाई को हमने x माना था, तो x का मान निकला 18 मीटर। अब इसके बाद जो लंबाई है हमारी, लंबाई हमारी है 2x प्लस 9 है, तो यहाँ पे 18 रखना है आपको। 2 गुणा 18 प्लस 9 तो हो जाएगा 18 दूनी 36 और 36 9 45। ठीक है, तो चौड़ाई 18 मीटर है और लंबाई 45 मीटर है। इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 की तरफ, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और √3 का मान ये लगाना है। चलिए समझिएगा अब। तो सबसे पहले बनाना है क्षैतिज तल आपको, ये ठीक है। और प्यारे बच्चों ये हमारी खड़ी है एक मीनार। पहले इसका कोण है 60 अंश, ठीक है, तो यहाँ पे 60 कर लो। एक बार प्रश्न को देख लो। प्रश्न कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया इस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। पहले ये 60 है और 60 से घटकर 30 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको ऐसे मिला देना है। जब ये 60 से घटकर 30 हो गया है तो ये वाली छाया 30 मीटर बढ़ गई हमारी, तो ये वाली दूरी 30 मीटर हो गई और कोण हो गया 30 अंश का। तो यहाँ पर लिख लो आप, यहाँ पे कर लो A B C और ये D, और ये वाली दूरी कर लो x और ये वाली दूरी कर लो h, और ये कोण हो जाएगा हमारा 90 अंश का। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना BC एक मीनार है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। तो प्यारे बच्चों tan 60 लगा दो यहाँ पर, tan 60 लंब बटा आधार, तो h बटा x हो जाएगा हमारा। अब tan 60 का मान √3, तो h बटा x। अब यहाँ से क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा √3x बराबर h। √3 का भाग लगा दो तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3 मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज DBC में तो आपको लेना tan 30। DBC में tan 30, tan क्या लंब बटा आधार, तो ये लंब हो जाएगा। अब ये पूरा आधार हो जाएगा 30 + x।
तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/30 प्लस x। कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा बराबर इसका इसमें करेंगे 30 प्लस x। और प्यारे बच्चों यहाँ पे x का मान हम निकाल चुके हैं, तो x का मान h/√3 आपको यहाँ पे लगा देना है। तो √3h बराबर 30 प्लस h/√3। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, √3h बराबर इसका गुणा इसमें कर दो तो हो जाएगा 30√3 और प्लस h/√3। अब इसके नीचे कर लो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा 3h बराबर 30√3 और प्लस का h। इस h को ले आओ तो 3h माइनस का h बराबर 30√3। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2h, तो 2h बराबर हो जाएगा 30√3, ये इससे काट दो तो हो जाएगा 15। तो h बराबर 15 और √3 का मान प्रश्न में दे रखा है तो 1.732। तो h बराबर इसमें 15 गुणा करा देंगे, जब 15 गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा हमारा 25.980। ये लास्ट वाला जीरो हटा देंगे तो h बराबर निकलेगा 25.98 मीटर। और बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए और प्रश्न नंबर 4 का अथवा उसको भी देखिएगा आप लोग। चौथे के अथवा में है ये sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 और बटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे LHS sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बटा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अच्छा ये बताओ सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, हर में cos आएगा, tan क्या होता है sin/cos, तो इसके हर में cos आएगा, इसके हर में cos आएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना अंश तथा हर में, अंश तथा हर में cos थीटा का भाग देने पर, जब अंश और हर में cos थीटा का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको लिख लेना है sin थीटा बटा cos थीटा और माइनस cos थीटा बटा cos थीटा और प्लस 1/cos थीटा, इस प्रकार, और बटा sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा cos थीटा माइनस 1/cos थीटा। तो अंश और हर में हमने cos का भाग लगा दिया, तो जो कटे उसे काट दो, इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखो जो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक थीटा, और sin/cos tan होता है, तो प्लस का tan थीटा, और ये 1 बचा तो इसको 1 लास्ट में लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, तो देखो ये 1 बच गया तो पहले 1 लिख लो प्लस, अब इसके बाद sin/cos tan होता है तो यहाँ पे tan थीटा लिख लो, और माइनस 1/cos सेक थीटा होता है। अब प्यारे बच्चों एक सूत्र आपको याद रखना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं सेक स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस चिन्ह बीच में, ठीक है, बराबर 1 होता है। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है बीच में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस 1 की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस इस 1 की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और बटा हर में अब आपको कुछ नहीं करना, हर जैसा लिखा वैसे लिखते चलिए, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा।
तो प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने और भी देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस लिखेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, इसको लिखना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगले कोष्टक माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी इस संख्या को हमने एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दिया और हर में आपको कुछ नहीं करना है। 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम कोष्टक लगा सकते हैं ऐसे करके। अब इन दोनों में देखो यहाँ पदों की संख्या 2 है, एक पद ये है और एक ये है, तो इन दोनों पदों में सेक थीटा प्लस 1 कॉमन ले लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जब प्यारे बच्चों ये हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 1 और माइनस ये चला जाएगा तो ये बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और बटा 1 प्लस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, जब ये कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, अंदर वाले चिन्ह बदलिए 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और बटा 1 प्लस टेन थीटा और माइनस सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों ये इससे कट जाएगा पूरा, ठीक। देखने में देखो बिल्कुल एक जैसा है, बस थोड़े पद आगे पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो ये सब। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा और यही प्रश्न का हल हो गया। तो आपको लिख देना LHS बराबर RHS, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 5 है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले बनाना एक घन, ठीक है, और घन के ऊपर रखना एक अर्धगोला। तो यहाँ पे लेकिन घन की भुजा, यानी घन की भुजा को हम ए मानेंगे 14 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितनी हमारी घन की भुजा है उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर है हमारा 14 सेंटीमीटर। जितनी घन की भुजा है उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो ये वाली भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो उतना ही अर्धगोले का व्यास होगा। तो व्यास को 2r लिखा जाता है, 14 2 एकम 2 2 7 14, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब आपको लिखना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नई लाइन से लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सबसे पहले आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब इसके बाद इसके ऊपर ये अर्धगोला रखा हुआ, तो अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इसके नीचे वाला भाग छुपा हुआ वृत्ताकार, उसको घटा देंगे, पाई r स्क्वायर आपको घटा देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6a स्क्वायर और प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से ये 1 पाई r स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे मान लगा दीजिए, 6 a का मान 14 है तो 14 का वर्ग और प्लस पाई का मान 22/7, r का मान 7 गुणा 7, इससे ये काट देना है आपको। तो यहाँ पे 6 और 14 का वर्ग 196 और 22 7 154। अब इसका जब इसमें गुणा कराएंगे तो 11 तो 76 और प्लस 154। जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे निकलेगा 1330 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 में का अथवा उसको देखिएगा। देखिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप।
अब इसके बाद 5वें का अथवा देखिएगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो बच्चों, वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है, बस हमें आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब चाहिए भैया, ठीक है। चलिए समझिएगा अगला प्रश्न। आप प्रश्न नंबर 5वें का अथवा, यहाँ पे आपको लिख लेना है 5वें का अथवा। पहले प्रश्न देख लीजिए आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा शंख की त्रिज्या ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और पाई का मान आपको ये लगाना है। तो सबसे पहले आपको बनाना एक अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंख अध्यारोपित है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, चित्र तो बन गया हमारा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है शंख तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो जो उसकी त्रिज्या दे रखी r बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और ये हमारी शंख की ऊंचाई h है और ये शंख की तिरछी ऊंचाई है l बराबर दे रखी है 2√2 सेंटीमीटर। तो अब हमें लिखना है यहाँ पर l बराबर 2√2 सेंटीमीटर। तो एक तिरछी ऊंचाई का सूत्र होता है हमारा l² बराबर h² प्लस r²। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए, l की जगह पे 2√2 का वर्ग, h का तो मान ज्ञात नहीं है लेकिन r का मान 2 दे रखा, तो 2 पे घात 2। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये 8 बन जाएगा बराबर h का वर्ग प्लस 2 दूनी 4 और इस 4 को उधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। तो 8 - 4 बराबर h का वर्ग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 बराबर h का वर्ग। तो इस 4 को लिखेंगे 2 पे घात 2 बराबर h पे घात 2, घात से घात कट जाएगी तो h बराबर 2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक। ये h का मान मिल गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको लगाना यहाँ पे ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए इस ठोस में क्या क्या शामिल है। तो देखो, अर्धगोला ये है और शंख ये है। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंख का आयतन, शंख का आयतन तो बराबर। तो प्यारे बच्चों, अर्धगोले का आयतन है हमारा 1/3, नहीं, अर्धगोले का आयतन 2/3, ठीक, 2/3। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ प्लस और शंख का आयतन 1/3 पाई r²h। अब बच्चों, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 1/3 पाई r² कॉमन लेंगे। जब 1/3 पाई r² कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2r और प्लस ये तो पूरा चला ही गया हमारा, तो यहाँ पे खाली h बचेगा। अब इनके मान लगा दीजिए। पाई का मान प्रश्न में दे रखा है 3.14, तो 1/3 और गुणा 3.14 और इस r का मान कितना है, 2 है और 2 पे घात 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा हमारा। 2 गुणा r की जगह पे 2 और h का मान भी 2 है हमारा। तो इसको हल करिए, 1/3 गुणा इसका इसमें गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 1 4 और 5 और 4 3 12 और 10 से पीछे 2 अंक हैं, यहाँ पे लगा देना है दशमलव। अब गुणा और प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 2 6 हो जाएगा और 3 1 3 और 3 दूनी 6। अब इसमें 2 का गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 हासिल 1
और 2 पंजे 10 और 11 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकन 2 और 10 में से पीछे 2 अंक हैं तो आपको यहाँ पे लगा देना है 10 ठीक। और ये हो जाएगा हमारा घन सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा 2025 सेट नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।